मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए भी, और आपकी वो भी एग्जाम होगी उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो चैप्टर 6 है हमारा जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये जैव प्रक्रम या जो है ये होता क्या है, ठीक है। तो जैव मतलब सजीव और अजैव मतलब निर्जीव, ये हमने पिछले लास्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था। तो जैव प्रक्रम में बात होगी सजीवों की, ठीक है। अभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी चीज सजीव है या निर्जीव, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए आपके पास काफी चीजें हैं। आप कहेंगे साहब कि जो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, वह सजीव होते हैं। सही बात है। आप कहेंगे जिनमें गति होती है वह सजीव हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जो भी गति कर रहे हैं वह सभी सजीव हैं, जबकि निर्जीव में गति नहीं होती है। इसके साथ साथ आप अगर आपसे ये कहा जाए कि कुत्ता, बिल्ली जिस समय भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस समय सजीव हैं, लेकिन अगर जिस समय वो बैठे हैं या सो रहे हैं उस समय आप क्या कहेंगे? वो सजीव हैं, उनमें गति हो रही है? गति तो नहीं हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? श्वसन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये सभी सजीव हैं। अगर पौधों की बात की जाए, पौधों में कोई प्रकार की गति नहीं है और वो श्वसन कर रहे हैं, वो भी हमको नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन पौधे सजीव हैं। क्यों सजीव हैं? क्योंकि वह श्वसन करते हैं, साथ में वह वृद्धि करते हैं। वृद्धि करना भी एक सजीव का प्रमुख लक्षण है। कुछ चीजें इतनी छोटे जंतु होते हैं हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं, वह भी सजीव के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी ये सजीव हैं, इनमें कई प्रकार के गतियां, कई प्रकार के प्रक्रम या कई प्रकार की प्रोसेस होती रहती है इनके शरीर में, जो कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से विभिन्न प्रकार के ऊतक बनते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलने से विभिन्न प्रकार के अंग निर्मित होते हैं और कई सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से किसी भी सजीव के आंतरिक रचना में देखा जाए तो कई चीजें, कई प्रोसेस, कई प्रक्रम के द्वारा वह जीवन व्यतीत करता है। तो हम वही बात यहाँ करने वाले हैं कि कोई भी सजीव होता है, उसके शरीर में आगे कई सारी शरीर को मरम्मत या इसकी जो कोशिकाएं हैं जो टूट जाती हैं उनको मरम्मत करने के लिए या उनको नई कोशिकाओं को निर्मित करने के लिए उस जीव के अंदर अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। और ये जो अनुरक्षण है, यही हमको यहाँ पढ़ना है कि ये अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं जो कि सजीवों में पाए जाते हैं, और उसी से जैव प्रक्रम जुड़ा हुआ है। तो अगर सीधी सीधी इस भाषा में परिभाषा लिखना चाहें तो जैव प्रक्रम की परिभाषा हम लिखेंगे कि वह सभी प्रक्रम, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वह सभी प्रक्रम जो किसी सजीव को जीवित रखने के लिए सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मैंने आपको बताया था, शरीर में आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। शरीर के अनुरक्षण के अंतर्गत शरीर में क्षति तथा टूट फूट तथा शरीर को ऊर्जा, शारीरिक वृद्धि, पोषण इत्यादि आते हैं। तो अनुरक्षण के अंतर्गत क्या आएगा? शरीर में जो कोशिकाएं टूट गई हैं, आपको चोट लग जाती है, देखा है आपने, कुछ दिनों के बाद अपने आप आपकी खाल, नई खाल आ जाती है, पुरानी खाल निकल जाती है, तो ये एक प्रकार का अनुरक्षण हुआ। इसके बाद शारीरिक वृद्धि, पोषण, और शरीर के अंदर आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अनुरक्षण के द्वारा होती है। अब बात करेंगे ये जो जैव प्रक्रम है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रम चलते हैं या कौन कौन से प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट, कि जैव प्रक्रम में मुख्यतः निम्न भाग होते हैं। जैव प्रक्रम मुख्यतः 4 चीजें चलती हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत, जिसमें नंबर फर्स्ट है पोषण। कोई भी सजीव है उसके लिए पोषण आवश्यक है। पोषण नहीं होगा तो उसकी शारीरिक वृद्धि नहीं होगी, उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी और वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा जरूरी अंग है या जरूरी प्रक्रम है श्वसन।
जितने भी सजीव हैं सभी को श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन नहीं होगी तो भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तीसरी चीज है वहन। वहन क्या होता है? वहन होता है ट्रांसपोर्टेशन। शरीर के अंदर एक जगह से जैसे आपने खाना खाया, उसके बाद उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो भी पोषक तत्व हैं उनको पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। तो ये सब पहुंचाने का काम वहन के अंतर्गत आता है। आपका जो रुधिर है वो वहन का कार्य करता है। जो भी पोषक तत्व हैं या जो भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो एक स्थान से शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम वहन के द्वारा होता है। लास्ट है हमारा उत्सर्जन। शरीर में पोषण खाना खाने के बाद जो भी पाचन होता है, इसके बाद कई सारा अपचित पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसको शरीर से बाहर निकालना होता है। तो इस प्रोसेस को भी जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो शरीर के अंदर ये जो पदार्थ होगा उससे काफी शरीर को हानि पहुंचेगी। और ये सभी केमिकल्स होते हैं, रासायनिक क्रियाएं होंगी और हमारे लिए, हमारे शरीर को कई सारी बीमारियां उत्पन्न कराएंगी। तो इस पदार्थ को, अपचित पदार्थ को या जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, इसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो ये 4 चीजों से मिलकर आपका जय प्रक्रम बना है। पोषण भी होगा, श्वसन भी होगा, वहन होगा और उत्सर्जन होगा। इन चारों को हम जय प्रक्रम के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ पर हम चारों चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण। चलिए, पोषण में आपने देखा कि जो पोषण है वो 2 प्रकार का है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? जो अपना पोषण स्वयं कर लें उनको हम स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत सभी उत्पादक, इससे पहले वाले चैप्टर में उत्पादक के बारे में मैं आपको बताया था कि वे जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत सारे पेड़ पौधे आते हैं। स्वपोषी पोषण यानी कि सभी पेड़ पौधों का पोषण। दूसरा विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण ये होता है कि अपना पोषण, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना। तो ये 3 प्रकार का है। नंबर फर्स्ट है प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण के बाद दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। ठीक है, तो पोषण को 2 भागों में बांटा है, स्वपोषी, विषम पोषी। स्वपोषी वह है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, विषम पोषी वह है जो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी सम, मृतजीवी और परजीवी। अब यहाँ हम एक एक करके डिटेल से बताते हैं कि प्राणी सम पोषण क्या है। प्राणी सम पोषण के अंतर्गत होता ये है कि जो प्राणी आहार को सीधा, खुराक को सीधा मुंह में लेते हैं और अपने अंदर पाचन करते हैं और उससे जो उनको पोषण मिलता है, तो इस प्रकार के पोषण को हम प्राणी सम पोषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में अमीबा और मानव आते हैं। अमीबा भी खुराक को सीधा अपने शरीर के अंदर डालता है और मानव, हम लोग भी खुराक को हाथ के द्वारा अपने मुंह में ले जाते हैं और इसके बाद उसका पाचन करते हैं। दूसरा होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण के अंतर्गत मरी हुई चीजें या जो मृत चीजें होती हैं, किसी जीव की या किसी प्राणी की या किसी पौधे की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से पोषण लेने के लिए जो उनके ऊपर आश्रित होते हैं उनको मृतजीवी पोषण के अंतर्गत रखते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फफूंदी एंड कवक। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज सड़ जाती है तो उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है, तो ये क्या हो जाता है, मृतजीवी पोषण कर रही है। फफूंदी क्या कर रही है? आपने लकड़ी देखी होगी, सड़ी हुई लकड़ी या बरसात के दिनों में चमड़े के ऊपर भी ये फफूंदी जम जाती है। ब्रेड पे आप देखते हो, ब्रेड में फफूंदी लग जाती है बरसात के दिनों में, रोटी में लग जाती है। तो ये सभी मृतजीवी पोषण है, मरी हुई वस्तुओं के ऊपर ये अपना पोषण करती है। तीसरा हमारा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण मतलब दूसरे जीव के ऊपर रहकर और उसको बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करना। परजीवी जैसा कि नाम दिया है, दूसरे जीव के ऊपर अपना पोषण करना। आपने देखा आपके शरीर में बालों में जू हो जाते हैं, तो ये जू एक प्रकार का परजीवी है जो आपके शरीर के ऊपर रहता है और आपके शरीर से रुधिर को चूसता है और अपना पोषण करता है। इसके साथ ही दूसरा एग्जाम्पल फीताकृमि, टेप वर्म जिसको कहते हैं, ये एक छोटा सा कीट होता है, आपके पेट में जाके वहां से पोषण प्राप्त करता है। तीसरा अमरवेल, अगर पौधों में बात की जाए तो एक धागे
जैसी संरचना, पीले कलर का धागे जैसी संरचना वाला एक पौधा होता है जिसे अमरवेल कहते हैं। कुस्कुटा रिफ्लेक्सा इसका बॉटनिकल नेम है। और ये किसी भी पेड़ के ऊपर फैल जाता है और उस पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करता है, जिससे होता क्या है कि वो जो पेड़ है वो धीमे धीमे खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। परजीवी पोषण आप समझ गए होंगे कि वह जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं उसको हम परजीवी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल में जू, फीताकृमि, अमरवेल, खटमल भी हो सकता है, काफी हो सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हम पोषण की बात करेंगे। पोषण क्या है इसको एक बार आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पोषण की परिभाषा, किसी भी सजीव को भोजन से मिलने वाली ऊर्जा, किसी भी सजीव का भोजन से मिलने वाली ऊर्जा जो कि उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास को पूर्ण करती है, पोषण कहलाती है। ठीक है, पोषण क्या है कि भोजन से जो मिलने वाली ऊर्जा है वो अगर आपके शरीर का विकास कर रही है, मानसिक विकास करती है, शारीरिक विकास करती है, तो वह पोषण कहलाती है। यह अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से पूर्ण होता है। पोषण सभी में एक समान नहीं है। सजीवों पौधों में अलग प्रकार का पोषण है, मृतजीवी में अलग प्रकार का है, परजीवी में अलग प्रकार का है और प्राणी संपोषण में अलग प्रकार का पोषण पाया जाता है। ठीक है, पोषण के बाद दूसरा हमारा था श्वसन। श्वसन क्या है इसकी परिभाषा आप यहाँ पर देख लें। श्वसन सभी को मालूम है, हम लोग जो सांस ले रहे हैं वह क्रिया श्वसन है, लेकिन उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। मतलब जो हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वो क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी हमारे शरीर में हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ, हमने जो खाना खाया है या जो भी हमने भोजन लिया है उसको विघटन का काम करती है और इसको हम श्वसन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये विघटन होगा और विघटन के पश्चात उसका पाचन होगा और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे श्वसन। तीसरा है वहन। वहन की परिभाषा क्या है, शरीर में उत्पन्न ऊर्जा, रुधिर एवं हार्मोन्स को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने तथा वापस लाना, जिससे शारीरिक कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति हो, वहन कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी हार्मोन्स है या रुधिर है या जो भी ऊर्जा है उसको एक जगह से एक अंग से दूसरे अंग पर ले जाना तथा वहां से वापस लाना वहन कहलाता है। इसके बाद लास्ट है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, शरीर में भोजन ग्रहण कर उसके पाचन के पश्चात, पहले तो आपने भोजन खाया उसका पाचन हुआ, उसके पश्चात अनेकों उत्पोत्पाद जो शरीर की कोशिकाओं के लिए अनुपयोगी है, ऐसा खाना, ऐसा बचा हुआ जो शरीर के लिए अनुपयोगी है, साथ साथ हानिकारक भी हो सकते हैं, इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। अलग अलग जीवों में इसके लिए शरीर संरचना के आधार पर विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाते हैं और उत्सर्जन क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से हम उत्सर्जन को यहाँ लिख सकते हैं। तीनों चीजों की मैंने आपको परिभाषा बता दी है। पोषण हमने अब चारों चीजों को हमको डिटेल से पढ़ना है। तो पोषण में दो प्रकार का पोषण बताया था, स्वपोषी एंड विषमपोषी। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे पोषण। तो ये देखिए यहाँ पर पोषण आ गया आपका। पोषण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। नंबर एक स्वपोषी या जिसको हम स्वपोषण भी कहते हैं, दूसरा विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण कहाँ होता है, किन में पाया जाता है। तो इस प्रकार का पोषण वनस्पतियों में पाया जाता है। जो भी पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं। ये वनस्पतियां, इनमें उपस्थित क्लोरोफिल पर्यावरण से CO2 तथा पानी, जो ये वनस्पतियां होती हैं, तो ये किस प्रकार से स्वपोषी पोषण करती हैं। तो इनके अंदर विशेष प्रकार का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल।
जिसकी वजह से उनका रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये पर्यावरण से CO2 तथा पानी एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर देती हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, जो निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा समझी जा सकती है। यानी कि पौधों में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसको हमने बोला था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके अंतर्गत पौधों को 4 चीजों की आवश्यकता होगी। नंबर 1 उनमें उपस्थित क्लोरोफिल, नंबर 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से बोलेंगी, नंबर 3 H2O पानी, और नंबर 4 सूर्य का प्रकाश। कभी भी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। अगर इसकी केमिकल रिएक्शन हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया पानी के साथ होगी, 6CO2 + 12H2O गिव्स आउट में क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, 2 चीजें ये भी आवश्यक हैं। तो ये क्या बनाएंगी? अपने लिए भोजन बनाएंगी और ये स्टार्च मंड के रूप में अपने अंदर संचित रखती हैं, इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज कह सकते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H12O6, एक प्रकार की ग्लूकोज या शर्करा है। प्लस 6O2 ऑक्सीजन को छोड़ती हैं, साथ में 6H2O पानी को भी वाष्पोषित करती हैं। अगर हम पौधे को किसी कांच के जार में बंद कर दें और धूप में रख दें तो आप देखेंगे कि उस कांच के जार के ऊपर छोटी छोटी सी पानी की बूंदें आ जाती हैं। दूसरा, आप अपने घरों में देख सकते हो कि सब्जी को आप लाएं और प्लास्टिक की पॉलिथीन में बंद कर दें, हरे पत्तेदार सब्जी हो उसको प्लास्टिक की पॉलिथीन में बंद करके रख दें, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे उसके ऊपर पॉलिथीन पानी सफेद सफेद छा जाता है। तो वो क्या है? पौधों से निकलने वाला पानी है जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलता है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत सारे पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं और इस भोजन को हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड के रूप में संचित रखते हैं ये भोजन। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें मैंने आपको बताई कि 4 चीजों की आवश्यकता होगी, तो इनको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। मैंने यहाँ 4 चीजें लिखी है। नंबर 1 में सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 में क्लोरोफिल, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नंबर 4 जल जिसको हम बोलते हैं H2O। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, होता क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? तो नंबर 1 जो क्लोरोफिल, इसका काम क्या है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? जो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है उसको अवशोषित करेगा, ये काम है क्लोरोफिल का। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। इस क्रिया के अंतर्गत जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तीसरा, जल के अणुओं का H2 तथा O2 में अपघटित करना। आपने देखा होगा, आपने देखा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें O2 गैस निकलती है। तो ये O2 कहाँ से आई? तो जो जल के अणु हैं H2O उसको ये अपघटित कर देती है, तोड़ देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। जो वातावरण से पौधे CO2 ले रहे हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट में। तो ये 4 मुख्य क्रियाएं इसमें घटनाएं होती हैं। तो क्लोरोफिल का काम हो गया प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को, दूसरा काम इसमें यह होगा कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तीसरा, जल कणुओं को तोड़ना, अपघटित करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ये 4 क्रियाएं इसमें होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो अब बात ये करते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ये CO2 और ये O2, जो CO2 को ग्रहण करना और O2 को छोड़ना, ये किस प्रकार से संभव है? उसमें कोई श्वसन तंत्र तो है नहीं। तो इस विशेष रचना को हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा क्या करते हैं? इनको हम रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टोमेटा का आंतरिक संरचना बनाई है, एक रंध्र की आंतरिक संरचना। तो रंध्र में होता क्या है कि सेम के आकार की 2 बीज टाइप की रचना होती हैं जिनको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं, और इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसको हम रंध्र छिद्र कहते हैं। और ये पत्तियों पर पाए जाते हैं, पत्तियों के दोनों ओर होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड में पाए जाते हैं। और इन्हीं रंध्र छिद्रों की सहायता से जो गैसों का विनिमय, यानी कि जो O2 निकलना और CO2 को लेना, यहीं से संभव हो पाता है। तो इस संरचना को हम स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे,
जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप देखेंगे आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेंगे और इनको हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तथा इनका प्रमुख कार्य गैसों का विनिमय करना है। ये स्टोमेटा है, इनका प्रमुख कार्य क्या है? गैसों को लेना और छोड़ना, विनिमय करना है, अर्थात CO2 को ग्रहण कर O2 को निष्कासित करते हैं। इनकी संरचना में द्वार कोशिकाओं के खुलने व बंद होने से ये गैसें विनिमय करती हैं। तो जो ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये वाली, ये फूलती और पिचकती हैं, और इनके फूलने पिचकने से ही रंध्र खुलते और बंद होते हैं, और जब रंध्र खुलते और बंद होते हैं उसी समय इन गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रंध्र की संरचना आ सकती है तो आप इसका फिगर बनाएंगे और आप लिखेंगे कि स्टोमेटा के जो स्टोमेटा है ये बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं और ये एक प्रकार से पत्तियों में पाए जाते हैं, और इनमें मुख्य द्वार कोशिकाओं की फूलने और पिचकने से रंध्र खुलते और बंद होते हैं, जिससे गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया सबसे पहला पोषण, स्वपोषी पोषण। पौधों में किस प्रकार से पोषण हुआ, 4 चीजें आवश्यकता थी। कच्चा माल मैंने आपको बताया, क्या क्या उनमें क्रियाएं हुई, और उसमें भाग लेने वाला रंध्र के बारे में मैंने आपको बताया, जिससे गैसों का विनिमय हुआ, उसकी संरचना बताई और वो कैसे खुलते और बंद होते हैं। इसके बाद हम दूसरा पोषण पढ़ेंगे, विषम पोषी पोषण। मैंने बताया था विषम पोषी पोषण 3 प्रकार से है, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण या परोपजीवी पोषण। प्राणी संपोषण के अंतर्गत अमीबा और मानव में पोषण देखा जाता है। मृतजीवी के अंदर मैंने पहले बताया था फफूंदी और कवक आते हैं, जो मरी हुई वस्तुओं पर लगते हैं और अपना पोषण करते हैं। परजीवी पोषण के अंतर्गत जू, अमरबेल और फीताकृमि आते हैं, जो दूसरे जीवों के ऊपर रहकर अपना पोषण करते। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राणी संपोषण के अंतर्गत अमीबा में पोषण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो अमीबा में पोषण और मानव में पोषण, ये 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभी पहले हम पढ़ते हैं अमीबा में पोषण। तो अमीबा क्या है? एक प्रकार से एक कोशिकीय प्राणी है। एक कोशिकीय क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका पूरा शरीर एक कोशिका का बना हुआ होता है। इसमें किसी प्रकार के अंग, किसी प्रकार के तंत्र कुछ भी विकसित नहीं होता है, लेकिन इसको सजीव माना गया है क्योंकि ये प्रजनन करता है, वृद्धि करता है, पोषण करता है, इसलिए ये एक प्रकार का सजीव है। ठीक है, तो अमीबा में प्राणी पोषण होता है। इसके अंतर्गत खुराक को ग्रहण कर पाचन किया जाता है, जो कि कूटपादों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब देखिए, जो खुराक है वो कैसे लेगा? इसके हाथ तो है नहीं, लेकिन इसके शरीर, जो उसका शरीर है कोशिकाओं का, वो कूटपाद का निर्माण करते हैं। कूटपाद क्या? उंगलियों जैसी रचना होती है, उंगलियों जैसी रचना को बनाते हैं, और बीच में जब खुराक आ जाती है तो वो उंगलियां आपस में जुड़ जाती हैं और खुराक उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और उसके बाद उसका पाचन हो जाता है, और वह शोषण करके उसका परिवाचन करता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसको हम मलोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना? तो कूटपादों के द्वारा ग्रहण करता है, जो कि निम्न चरणों में पूर्ण होता है। अब इसमें मैंने कुछ चरण लिखे हैं, 5 चरण के अंतर्गत ये कंप्लीट हो रहा है। किताब में चरण नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको चरण से आपको याद रहेगा, लिखने में आसानी रहेगी। मैंने फिगर भी बनाया हुआ है, फिगर भी आप देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट क्या है इसमें? खुराक ग्रहण करना। अमीबा खुराक के कणों को ग्रहण करने के लिए क्या करता है? कूटपाद खुराक के चारों ओर निर्मित करता है, जिससे खुराक लाइसोसोम के साथ थैली में प्रवेश करती है। ये आपका अमीबा है। ये देखिए 2 प्रकार के कूटपाद निकल रहे हैं, और बीच में ये क्या है? ये है खुराक का कण। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे खुराक है, और ये 2 आपके कूटपाद हैं, उंगलियों जैसी रचना बन रही है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? इसका पाचन होगा। इसके अंदर जब ये आ जाएगा तब क्या होगा? अमीबा में खुराक का पाचन अन्नधानी में लाइसोसोम में उपस्थित पाचक एंजाइम्स के द्वारा होता है। यानी कि कोई भी पाचन होने के लिए हमें एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में भी कई प्रकार के एंजाइम्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, जिनके द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो उसी प्रकार से पाचक एंजाइम्स के द्वारा ये अन्नधानी में लाइसोसोम में उपस्थित होता है, और वहां पर इसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद क्या होगा? शोषण होगा। यानी कि जो भी खुराक है कोशिका रस में प्रसरण द्वारा शोषित होती है, यानी कि खुराक को शोषित कर लिया जाता है।
चौथा स्टेप आता है परिपाचन, यानी कि जो खाना आपने खाया है, पाचित खुराक है, उसका कुछ भाग श्वसन, यानी कि उसके अंदर श्वसन भी हो रहा है तो श्वसन में कुछ ऊर्जा चली गई, तथा बाकी बचा हुआ भाग अमीबा में वृद्धि में खर्च होता है। तो यहाँ पर जो परिपाचन का मतलब है कि जो पाचित खुराक है उसका कुछ भाग श्वसन के लिए खर्च होता है तथा बाकी बचा हुआ भाग अमीबा की वृद्धि में खर्च होता है तथा प्रजनन में भी खर्च होता है। लास्ट में क्या हुआ, मलोत्सर्जन, जिसको बताया गया कि जो परिपाचन के बाद अपचित खुराक है, जो बिना पची खुराक है, उसको कोशिका रस स्तर के टूटने की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इस क्रिया को मलोत्सर्जन कहते हैं। होता क्या है, जब ये खाना पच गया, परिपाचन हो गया, इसका शोषण हो गया, परिपाचन हो गया, तो जो अपचित पदार्थ है उसको कैसे बाहर निकालेंगे, उस समय ये शरीर एक जगह से टूट जाएगा, कोशिका टूट जाएगी और वहां से इस अपचित पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा और इस प्रकार से अमीबा में पोषण कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार अमीबा में, जो कि एक कोशिकीय प्राणी है, पोषण पूर्ण होता है। तो ये मैंने आपको स्टेप बताए हैं, 5 स्टेप हैं। खुराक ग्रहण करना, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 शोषण, नंबर 4 परिपाचन और नंबर 5 मलोत्सर्जन। इन 5 स्टेप में अमीबा में पोषण पूर्ण होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड में आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। हाँ तो बच्चों, अब अमीबा में पोषण पढ़ने के पश्चात अब हमारा नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, वो है मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण के लिए, मनुष्य के अंदर एक बहुकोशिकीय प्राणी है मनुष्य, तो इसके शरीर में एक पूर्ण विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसको मानव का पाचन तंत्र कहते हैं, जिसको मैंने चित्र में दर्शाया है। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझ लीजिए पहले कि इस पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग या भाग हैं जो काम करते हैं, फिर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले ये मानव का पाचन तंत्र है। यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर मुंह, जहाँ से भोजन ग्रहण किया जाता है, अंदर जिह्वा है, ये नासाद्वार है, ये दो अंदर जाकर एक नली से जुड़ जाते हैं, जिसको हम ग्रसिका कहते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि नाक से पानी आ जाता है या खाने के कड़वी आ जाते हैं, तो वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि नासाद्वार और जो मुंह, इन दोनों का संबंध एक जगह होता है और ये एक ग्रसिका के द्वारा एक साथ भोजन को ले जाते हैं। अब ग्रसिका सीधी इस भोजन को आमाशय में लाती है, आमाशय है, आमाशय से यहाँ पर जुड़ा हुआ एक यकृत होता है, यकृत के अंदर पित्ताशय पाया जाता है। इसके बाद आमाशय के नीचे एक अग्नाशय होता है, जो अग्नाशय रस को स्रावित करता है, पित्ताशय पित्त रस को स्रावित करता है, जो अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका आमाशय आया, आमाशय से ही ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, यकृत और अग्नाशय। यकृत के अंदर क्या है, पित्ताशय, जो पित्त रस का श्रावण करेगा। इसके बाद आमाशय से ये छोटी आंत, जिसको हम क्षुद्रांश कहते हैं, छोटी आंत में ये जुड़ा होता है और ये छोटी आंत कुंडलित होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6.5 मीटर जितनी लंबी होती है और हर एक जंतुओं में ये अलग अलग लंबाई की होती है। इसी में पूर्ण पाचन होता है। मनुष्य का जो खाने का पाचन है या जो वहां पे अवशोषण जो होता है, वो इसी छोटी आंत में किया जाता है, जिसको हम क्षुद्रांश बोलते हैं। इस क्षुद्रांश के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। ये जो बड़ी आंत दिख रही है आपको, बड़ी सी, ये बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है कि जो अपचित पदार्थ आया है उसमें केवल जल का शोषण करना, जल उसमें से शोषित कर लिया जाता है। इसके बाद जो भी अपचित पदार्थ है या वेस्ट मटेरियल है, उसको ये गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सब क्रिया कहलाती है मनुष्य के पाचन तंत्र की क्रिया। इस प्रकार से मनुष्य में पाचन तंत्र पाया जाता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में, उसको आप समझिए कि सर्वप्रथम भोजन हाथ द्वारा मुख में ले जाया जाता है। सभी को मालूम है कि हम जब भोजन खाते हैं तो अपने हाथ से ले जाते हैं और क्या करते हैं, मुंह में ले जाते हैं, और मुंह में ले जाने के बाद क्या करते हैं, हमारे दांत उसको चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर देते हैं। भोजन को आप बोला जाता है कि अच्छी तरीके से चबाकर ही खाना चाहिए। जल्दी जल्दी भोजन करेंगे तो क्या होगा, हमारा भोजन जल्दी से पाचित नहीं होगा, उसका पाचन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हमें जो दांत होते हैं क्या काम करते हैं, चबाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर देते हैं। यहाँ भोजन मुंह से निकलने वाले लाला रस या लार द्वारा गीला करके प्रथम पाचन शुरू कर देता है। तो जैसे मुंह में आप भोजन को चबाने लगते हो, तो वैसे ही आपके मुंह में
आपकी जीभ में जो कुछ विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो लाला रस को स्रावित करती है, जिसको हम लार कहते हैं, मुंह से लार आने लगती है। तो वो क्या काम करती है कि भोजन को एक तो गीला कर देती है और दूसरा इस लाला रस में एक विशेष प्रकार का एंजाइम उपस्थित होता है जिसको हम एमिलेस कहते हैं। तो ये एमिलेस क्या काम करता है कि जो आपने भोजन खाया है इसमें मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में ये भोजन होता है और इसमें मंड के अणुओं को, जो जटिल अणु होते हैं उनको ये सरल शर्करा में खंडित कर देता है, यानी कि इनके जटिल अणुओं को सरल शर्करा में तोड़ देता है। यानी कि आपने भोजन लिया, मुंह में चबाया, लारा रस निकला, लारा रस से दो काम हुए, एक तो उसमें उपस्थित एंजाइम एमिलेस ने मंड की जटिल अणुओं को तोड़ दिया और छोटे शर्करा में खंडित कर दिया, दूसरा आपका जो भोजन है वो गीला भी हो गया। गीला होने से क्या होगा, यह आसानी से ग्रसिका द्वारा आमाशय में डाला जाएगा, तो खंडित कर देता है। इसके बाद यह भोजन ग्रसिका द्वारा मुंह से आमाशय में डाल दिया जाता है। भोजन गीला हो चुका है तो आसानी से चला जाएगा, अटकेगा नहीं। आमाशय में क्या होगा, जाके जैसे ही भोजन ये आमाशय में आ गया तो वहां पर उपस्थित पाचक एंजाइम्स कौन कौन से, 3 प्रकार के हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl बोलते हैं, दूसरा पेप्सिन और तीसरा श्लेष्मा के द्वारा इसका पाचन होता है और यहाँ पर ये 5 से 6 घंटे तक भरा रहता है। HCl का काम क्या है कि ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, यानी कि आपने भोजन के साथ जो भी वायरस, बैक्टीरिया, जो भी ऐसी चीजें आई हैं जो आपके लिए हानिकारक है तो वो इस HCl के द्वारा वहां पर नष्ट हो जाता है। दूसरा जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है, तथा तीसरा जो श्लेष्मा का मुख्य काम क्या है कि ये आमाशय की अंदर की जो दीवार है इनकी HCl से रक्षा करता है। अगर श्लेष्मा नहीं होगा तो बनने वाला जो HCl वो आमाशय की दीवारों को नष्ट कर देगा, जला देगा। तो श्लेष्मा बहुत जरूरी है। श्लेष्मा क्या काम करेगा, आमाशय की अंदर की दीवार को इस HCl से सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो आमाशय में 3 चीजें हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, और श्लेष्मा आमाशय की अंदर की दीवारों की रक्षा करता है HCl से। आमाशय से भोजन अब कहाँ जाएगा, आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। मैंने बताया था आमाशय से छोटी आंत जुड़ी रहती है और यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह कुंडलित होता है, कुंडली के समान है, फैला हुआ होता है कुंडली के रूप में, और मनुष्य में इसकी लंबाई 6.5 मीटर जितनी लंबी होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है, यानी कि जो छोटी आंत है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके शरीर भोजन में आया है या प्रोटीन आई है, कुछ प्रोटीन का तो आमाशय में ही पाचन हो गया है, लेकिन जो प्रोटीन का आमाशय में पाचन नहीं हो पाया है उसका पाचन आपकी छोटी आंत में होता है। तो इस भोजन को तथा वसा का पाचन भी होता है। छोटी आंत में 3 चीजों का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, बची हुई प्रोटीन तथा वसा। इस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करने के लिए पित्त द्वारा उत्पन्न पित्त रस का उपयोग होता है, यानी कि HCl, आमाशय में HCl मिला तो भोजन आपका अम्लीय हो गया। जब अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना है तो क्षारीय के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पित्त इसके अंदर पाया जाता है, यकृत में पित्त होता है और उसके द्वारा पित्त रस निकलता है जो इस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। अग्नाशय रस का श्रावण करता है। यकृत, आमाशय के नीचे का अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय रस का श्रावण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन, वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। छोटी आंत रस का श्रावण करती है जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका जो भोजन है आमाशय में गया, आमाशय में उसका पाचन हुआ, इसके बाद आमाशय में जो भोजन था वो अम्लीय माध्यम में था, जब वो छोटी आंत में आया तो वहां पर उसको क्षारीय माध्यम प्रदान किया गया, किसके द्वारा, पित्त रस के द्वारा। और इसके बाद अग्नाशयिक रस निकला जिसने प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन और वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम को स्रावित किया। तथा छोटी आंत में भी एक प्रकार का रस निकलता है जिसको हम आंत रस कहते हैं। ये आंत रस क्या करेगी, प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तथा वसा जो फैट आपने खाया है उसको ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद आपकी छोटी आंत में जो पाचित भोजन है वो आंत के अंदर
अवशोषित कर लिया जाता है। क्षुद्रांश जो छोटी आंत है उसके आंतरिक स्तर पर यानी कि अंदर की तरफ उंगली के समान अनेकों प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, और ये पच्चे भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इन रसांकुर में या इन दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। यानी कि जो आपके ये प्रवर्ध हैं ये अवशोषित करेंगे और इनके अंदर क्या है, रुधिर वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के अन्य भागों तक या शरीर की अन्य कोशिकाओं तक इसको पहुंचा देते हैं। इसके बाद बिना पचा भोजन बड़ी आंत में आ जाता है जिसको हम बृहदांत कहते हैं, और यहाँ पर दीर्घरोम इस पदार्थ में से जो भी बचा हुआ भोजन है, अपचित भोजन है, इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं तथा अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो यह बहुत ही आराम से पढ़ लें, इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि आमाशय में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, क्षुद्रांश में जो आंतरस होती है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और वो किस चीज को किस में कन्वर्ट करती है, बृहदांत का क्या काम है, ये आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, तो इसको आप तैयार करें। इसके बाद इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम श्वसन और उसके बाद वहन, दो चीजें वहां पढ़ लेंगे, और लास्ट जो हम बनाएंगे तीसरा पार्ट उसमें हम उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।